मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनमें गिर के उठने की ताकत होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो एवरीवन, मैं अंकिता चौधरी स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे चैनल इकोनॉमिक्स अकेडमी पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने 11th स्टैंडर्ड का ओशियम सब्जेक्ट का चैप्टर 2 स्टार्ट किए। तो आज हम क्या एक्सप्लोर करेंगे? आज हम एक्सप्लोर करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड। इससे पहले कि जितने भी टॉपिक है ना, उसका हमने लेक्चर अपलोड कर दिया। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो लेक्चर को जाकर प्लीज चेक करें, क्योंकि उसमें ट्रेड क्या होती है, फिर उसका टाइप्स क्या है, ये सारी चीजें समझाया गया है। तो आज हम देखेंगे इंटरनेशनल ट्रेड क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड, हमने ट्रेड देखा था। ट्रेड क्या होती है? ट्रेड का मतलब होता है व्यापार। ऐसे कोई एक्टिविटी जो हम करते हैं बाइंग एंड सेलिंग के फॉर्म में फॉर द प्रॉफिट, उसको ट्रेड कहते हैं। आज हम देखेंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड क्या होती है। इंटरनेशनल ट्रेड, ट्रेड जो हम लोग समझे थे वो होता था मतलब लाइक अपने देश में करना। इंटरनेशनल ट्रेड में ऐसा रहेगा कि हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे, मतलब हम जो भी बाइंग एंड सेलिंग का एक्टिविटी करेंगे वो अपने देश के अलावा दूसरे देश से भी करेंगे, फॉरेन कंट्री में भी करेंगे। उसको इंटरनेशनल कहते हैं। मतलब अपने इंटरनेशनल बेस पे, मतलब पूरे सारे बहुत सारे कंट्रीज में अपना इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, अपने देश के बाहर कोई भी ट्रेड का एक्टिविटी करना, उसको इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं इन शॉर्ट। अभी इंटरनेशनल ट्रेड में क्या क्या आती है? इंटरनेशनल ट्रेड में इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एंट्री पोर्ट आते हैं। इंपोर्ट, इंपोर्ट ट्रेड, इंपोर्ट ट्रेड क्या होते हैं? इंपोर्ट मतलब क्या होता है? अपने देश के आदमी किसी और देश से कुछ चीज मंगवा रहा है, कुछ चीज खरीद रहा है, उसको इंपोर्ट कहते हैं। जैसे कि मानो कि मैं आईफोन लेना चाहती हूँ, तो मैं वो आईफोन अमेरिका से मंगा रही हूँ। एग्जाम्पल है, हाँ, अमेरिका में मेरा एक दोस्त है, वहां पे उसने मतलब अपना कंपनी खोल के रखी है। तो मैं वो जो आईफोन है ना, अपने दोस्त को बोलती हूँ जो मेरे को चाहिए अपने देश में, तो मैं क्या करूंगी, वहां से लाऊंगी। अमेरिका से मंगवा रहे तो अमेरिका वाला जो है, बंदा या बंदी जो भी है, वो सेलर, वो सेलर है और मैं बायर हूँ। तो मैं अपने देश में मंगवा रही हूँ वो चीज को, तो वो क्या हो गया? इम्पोर्ट। तो और जो अमेरिका से ट्रांसफर कर रहा है उसके लिए वो ट्रेड क्या हो गया? एक्सपोर्ट। अभी देखो, इंपोर्ट ट्रेड का मतलब होता है जो हम कोई भी सामान, कोई भी गुड्स या सर्विसेज, गुड्स परचेज करते हैं फॉरेन कंट्री से, उसको इंपोर्ट कहते हैं। अभी एक्सपोर्ट देखते हैं क्या होता है। एक्सपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट मतलब हम कोई भी गुड्स को सेल करते हैं फॉरेन कंट्री में। जैसे कि अपने देश से मानो शुगर सेल होता है अमेरिका में, रशिया में, मतलब ऐसे कुछ कंट्रीज में, चाइना में, मान लो एग्जांपल है ये। तो ये एक्सपोर्ट जो कर रहा है, शुगर जो है, जो चीनी है, वो अपने देश से जा रहा है कहीं और, तो वो क्या हो गया? एक्सपोर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि अपने देश से हम किसी और देश में उसको बेच रहे, सेल कर रहे, उसको एक्सपोर्ट कहते हैं। अभी हो गया एक और है एंट्री पोर्ट। ये देखो, इंपोर्ट समझ में आया, जो हम किसी और देश से कुछ सामान को परचेस कर रहे, तो उसको इंपोर्ट कहते हैं। एक्सपोर्ट समझ में आया, जो हम अपने सामान को किसी और देश में बेच रहे, किसी और देश में अपने गुड्स को सेल कर रहे, उसको एक्सपोर्ट्स कहते हैं। एंट्री पोर्ट क्या होता है? एंट्री पोर्ट जो है ना, इन दोनों का ना कॉम्बिनेशन होता है। एंट्री पोर्ट ये होता है कि मानो गोल्ड जो है ना, गोल्ड वो मैं दुबई से मंगवा रही हूँ और वही गोल्ड मैं रशिया में सेल कर रही हूँ, इसको एंट्री पोर्ट कहते हैं। मतलब मैं इंपोर्ट कर रही हूँ गोल्ड की, और वही गोल्ड को मैं एक्सपोर्ट भी कर रही हूँ किसी और देश में, उसको एंट्री पोर्ट कहते हैं। मतलब जो गुड्स आप कहीं से खरीद रहे हो, किसी और देश से खरीद रहे हो, वही गुड्स आप किसी और देश में बेच रहे हो, उसको एंट्री पोर्ट कहते हैं। इंपोर्ट क्या था? इंपोर्ट था जो आप कोई गुड्स, गोल्ड जो था वो मैं दुबई से ले रही थी, तो ये इंपोर्ट हो गया। अभी मैं देखो, यही गोल्ड अगर मानो शुगर में क्या कर रही थी, शुगर में किसी और देश को बेच रही थी,
तो ये एक्सपोर्ट हो गया। आम आम हमारे देश से बहुत सारे देशों में ट्रांसफर ट्रेड होती है फॉरेन लेवल पे, तो वो एक्सपोर्ट हो गया। एंट्री पोर्ट क्या है, जो मैं वही गोल्ड को क्या कर रही हूँ, अपने देश में खरीद रही हूँ और वही गोल्ड को हम किसी और देश में बेच रहे, उसको एंट्री पोर्ट कहते हैं। तो ये सारी चीजों का ना करने की ना एक प्रोसीजर होती है। तो आज हम देखेंगे कि एक्सपोर्ट करने की क्या क्या प्रोसीजर्स होती है। एक्सपोर्ट ट्रेड करने के लिए ना 4 स्टेज होती है। पहला स्टेज जो होती है प्रीलिमिनरी स्टेज, इसका मतलब होता है बिगिनिंग का स्टेज, मतलब शुरुआत, स्टार्टिंग का स्टेज। फिर जो स्टेज होता है वो है प्री शिपमेंट स्टेज। मतलब शिपमेंट होने से पहले वाली स्टेज प्री शिपमेंट। शिपमेंट क्या होती है, शिप पे सामान लोड जो हम लोग करते हैं उससे पहले क्या क्या स्टेजेस होते हैं, क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, वो वाला स्टेज। फिर होता है शिपमेंट स्टेज। अब ये शिपमेंट स्टेज क्या है, शिपमेंट स्टेज मतलब हम वो सामान को जो लोडिंग करते हैं ना उसमें क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं वो सारे चीजें। अभी है पोस्ट शिपमेंट स्टेज। पोस्ट शिपमेंट स्टेज का मतलब होता है जो मतलब हमने शिपमेंट कर दिया, मतलब हमने डिस्पैच कर दिया गुड्स को, उसके बाद हमारा क्या क्या प्रोसीजर रहते हैं वो सारे फॉर्मेलिटीज। तो प्रिलिमिनरी स्टेज जो है इसका मतलब होता है बिगिनिंग। तो इसमें क्या क्या प्रोसीजर होती है, इसका फर्स्ट है रजिस्ट्रेशन। ये रजिस्ट्रेशन क्या होता है, एक्सपोर्ट का मतलब तो आप लोग समझे, एक्सपोर्ट का मतलब होता है कोई भी गुड्स को हम किसी फॉरेन कंट्री में सेल कर रहे हैं उसको एक्सपोर्ट कहते हैं। तो वो जो एक्सपोर्ट करने वाला ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई इंडिविजुअल पर्सन रहता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोर्टर। जैसे रिटेल करने वाला जो इंसान था इंडिविजुअल, उसको हम क्या कहते थे, रिटेलर। होलसेल का जो करने वाला इंसान था उसको हम क्या कहते थे, होलसेलर। वैसे ही एक्सपोर्ट करने वाला जो इंडिविजुअल्स है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोर्टर। तो वो एक्सपोर्टर का क्या क्या कर मतलब काम रहती है, पहले वो क्या करेंगे, एक्सपोर्टर पहले क्या करते हैं, अपने एक्सपोर्ट ट्रेड का उसको ना रजिस्टर करते। वो रजिस्टर क्यों करते, वो रजिस्टर इसलिए करते जिससे उनको पेन आईडी मिले, मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर मिले। और उसमें जो रजिस्ट्रेशन करने में हेल्प करती है, मतलब जिसके अंडर में होता है वो रहता है डायरेक्टरेट ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड। मतलब एक्सपोर्ट लेवल पे जो भी डायरेक्टरेट है उसके अंडर में ये सारे रजिस्ट्रेशन होते हैं। इससे उनको ना रजिस्ट्रेशन आईडी मिलती है जिससे उनको लाइसेंस मिल जाती है जो वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने गुड्स को बाहर के देश में। जब तक वो आईडी नहीं मिलता है ना लोगों को तब तक एक्सपोर्ट ट्रेड नहीं होता है। तो वो आईडी मिलती है उनको। फिर बहुत सारे डॉक्यूमेंट रहते हैं जिसको रजिस्टर करना रहता है। फिर वो पेन आईडी मिलती है, उसके बाद वो क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो अपने एक्सपोर्ट ट्रेड को रजिस्टर करने के बाद एक्सपोर्टर क्या करते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट। ये अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट क्या है, उसके बाद जो है ना एक्सपोर्टर का काम होती है जो जिस देश में भी उनको एक्सपोर्ट करनी है अपनी गुड्स, उस देश में एक बंदा हो या फिर एक जो भी इंसान हो, एक एजेंट हो जो उनके लिए उनके बिहाफ पे काम करे। मतलब मानो मैं ये मार्कर का डीलर हूँ, मतलब मैं ये मार्कर को ना एक्सपोर्ट करने वाली हूँ, एक्सपोर्टर हूँ। तो मैं ये मार्कर ना अमेरिका में करना चाहती हूँ, रशिया में करना चाहती हूँ, तो मैं अकेले हर एक जगह पे मौजूद नहीं रहूंगी। मतलब अमेरिका में भी नहीं रहूंगी, रशिया में भी नहीं रहूंगी, क्योंकि मेरा काम क्या है, मेरा काम यहाँ से एक्सपोर्ट करना है। तो मेरे बिहाफ पे कोई ऐसा इंसान हो जो सारे ऑर्डर ले उस देश से। मतलब अमेरिका में जो एजेंट है मेरा वो क्या करेगा, वो मेरे बिहाफ पे
मेरे मार्कर का ऑर्डर लेगा और फिर मुझे बताएगा, मेरे मार्कर का एडवर्टाइज करेगा वहां पे, मेरे मार्कर का मतलब सेल करेगा वहां पे, वो अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट। ऐसा एजेंट चाहिए रहता है एक्सपोर्टर को, जिस भी देश में उनको अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करना है ना, वहां पे एक ऐसे इंसान रहता है जो इनके लिए काम करता है, एक्सपोर्टर के लिए काम करता है। जैसे अपने भी देश में बहुत सारे एक्सपोर्टर है, तो अपने देश का जो एक्सपोर्टर है ना, वो भी जहां जहां पे ट्रांसफर करते होंगे, जहां जहां पे एक्सपोर्ट करते होंगे ना, वहां पे उनके लिए एजेंट होगा। वैसे बाहर के बहुत सारे कंट्रीज है जो अपने देश में सेल कर रही है, तो उनके लिए अपने देश में भी ना कोई एक एजेंट होगा जो उनके बिहाफ पे अपने से ऑर्डर लेते हैं और फिर वो ऑर्डर को वहां तक पहुंचाती है। तो वो होता है अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट। उनका फिर काम रहता है जो एक एजेंट को हायर करना उस देश में जिस देश में उनको सेल करनी है। अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे, प्री शिपमेंट स्टेज पे। अभी हमने देखा था पहला स्टेज, अभी हम दूसरा देखेंगे, प्री शिपमेंट स्टेज। अभी मैंने बताया कि वो पहले स्टेज में क्या करते हैं, प्रिलिमिनरी स्टेज में जो बेसिक स्टेज रहती है, स्टार्टिंग की फेज, उसमें वो क्या करते हैं, रजिस्टर करते हैं, उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट होता है। अभी हम देखेंगे कि शिपमेंट से पहले मतलब सामान को लोडिंग करने से पहले क्या क्या प्रोसीजर रहती है, तो प्री शिपमेंट स्टेज उसको कहते हैं। इसमें फर्स्ट स्टेज है रिसिप्ट इन ऑर्डर। अब ये रिसिप्ट इन ऑर्डर क्या है? रिसिप्ट ऑन ऑर्डर मतलब होता है जो जो भी गुड्स है उनका उनका ऑर्डर जो है वो रिसीव हुआ है उनको। ऐसे देखो, पहले वो क्या करते हैं, पहले ऑर्डर रिसीव होता है, एक्सपोर्टर यानी कि मैं हूं या फिर आप हो, आप लोग खुद को इमेजिन करो, अगर आप खुद एक्सपोर्टर होते तो आप क्या करते, आपको ऑर्डर आने की वेट करते ना, ऑर्डर रिसीव होने की वेट करते। तो ऑर्डर जब रिसीव होता है तो हम क्या करते हैं, वो ऑर्डर जो भी इम्पोर्टर रहता है मतलब जो भी देश में, मैं एक्सपोर्टर हूं तो कोई ना कोई इम्पोर्टर होगा जो मेरे गुड्स को खरीद रहा होगा किसी और देश में। तो ये मार्कर जब मैं एक्सपोर्ट कर रही हूँ, इसका मेरे पास में जो भी ऑर्डर आया है, तो कैसा ऑर्डर आया है, कितना बड़ा ऑर्डर है, ये सारी चीज को वेरीफाई करना एक एक्सपोर्टर का काम होता है। फिर ये जो ऑर्डर दिया है जिस कंपनी ने, जिस देश से दिया, मानो रशिया से जो ऑर्डर आया एग्जाम्पल है, तो वो रशिया में जो इम्पोर्टर बैठा है उसका कंपनी का रिकॉर्ड कैसा है, वहां का बाइंडेशन क्या क्या है, वहां का रूल्स एंड रेगुलेशन कैसा है इंपोर्ट करने के लिए, ये सारी चीज को ना वेरीफाई करना एक्सपोर्टर का काम होता है। आप देखो अपने देश में भी जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो पहले पता लगाते हैं उनके पास में जो भी ऑर्डर आया तो उन कंपनी के बारे में, जो कंपनी कैसा है, उसका रिकॉर्ड कैसा है, क्रेडिट रिकॉर्ड कैसा है, फिर उस कंपनी का जो भी ऑर्डर आया वो कंपनी मतलब किस टाइप का है, फिर वहां जिस देश से ऑर्डर आया उस देश का रूल्स क्या है, इंपोर्ट करने का रूल्स क्या है, एक्सपोर्ट करने का रूल्स क्या है, ये सारी चीज पता लगाना किसका काम रहता है, एक एक्सपोर्टर का। उसके बाद जब ये सारी चीज को वेरीफाई कर लेते हैं, उसके बाद सेकंड है लेटर ऑन क्रेडिट। ये लेटर ऑन क्रेडिट का मतलब क्या है, ये लेटर ऑन क्रेडिट जो है ना, ये इंपोर्टर के बैंक देता है एक्सपोर्टर को, एक्सपोर्टर के डिमांड पे। एक्सपोर्टर क्या करते हैं, एक्सपोर्टर ना डिमांड करते हैं इंपोर्टर के बैंक से, जो मुझे एक लेटर ऑन क्रेडिट चाहिए। ये लेटर ऑन क्रेडिट काम कैसा करता है वो बताती हूँ। लेटर ऑन क्रेडिट ऐसा काम करता है जो उसका बैंक ये बोलता है लेटर ऑन क्रेडिट में, अगर मेरा इंपोर्टर जो है मतलब मेरा जो इंपोर्टर है वो अगर आपको पेमेंट करने में फेल हुआ तो आपका नुकसान नहीं होगा, आपका पेमेंट जो भी रहेगा वो बैंक करेगी। बाद में भले ही बैंक और इंपोर्टर समझे, बट एक्सपोर्टर का उसका उसका पेमेंट मिलना ही चाहिए। अभी अगर मैं ये मार्कर को एक्सपोर्ट कर रही हूँ तो एक्सपोर्टर ना
मुझसे एक डिमांड मांगेगी, डिमांड करेगी जो लेटर ऑन क्रेडिट तो वो लेटर ऑन क्रेडिट मानो मेरा जो बैंक रहेगा वो बैंक देगा एक्सपोर्टर को। एक्सपोर्टर को बैंक क्या बोलेगा, अगर अंकिता यानी कि मैं इंपोर्टर अगर मैं पेमेंट नहीं करती हूँ एक्सपोर्टर को, तो मेरे बदले में कौन पेमेंट करेगा, वो बैंक पेमेंट करेगा एक्सपोर्टर को। इसमें देखो एक्सपोर्टर को कोई नुकसान हो रहा है नहीं, ये एक सिक्योरिटी रहता है। जो अगर इंपोर्टर ने पेमेंट नहीं किया तो बैंक के तरफ से उसका पेमेंट आएगी आएगी। तो ये इंपोर्टर का बैंक एक्सपोर्टर को देता है लेटर ऑन क्रेडिट। फिर थर्ड पॉइंट है प्री शिपमेंट फाइनेंस। ये प्री शिपमेंट फाइनेंस क्या चीज है? अभी देखो शिपमेंट करने के लिए आपको गुड्स चाहिए, तो गुड्स बनाने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए जो भी रॉ मटेरियल चाहिए रहता है ना, उसके लिए आपको पैसे चाहिए होगा। आपके पास में जब ऑर्डर आते हैं तो ऑर्डर आने के बाद अपना अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करते हो। बहुत सारे गुड्स में ऐसे होते हैं। तो वो गुड्स जब आप प्रोडक्शन स्टार्ट करते हो ना, तब आपको रॉ मटेरियल चाहिए रहता है। ये मार्कर बनाने के लिए भी मुझे क्या क्या चाहिए रहेगा, इंक चाहिए रहेगा, फिर ये केमिकल, फिर ये प्लास्टिक, ढक्कन, सब कुछ चाहिए। तो ये बनाने के लिए जो मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, वो रॉ मटेरियल के लिए हम क्या करते हैं, कैपिटल लगाते हैं, पैसे चाहिए हमको। वो जो वर्किंग कैपिटल होते हैं ना, वर्किंग कैपिटल एक ऐसी कैपिटल है जो डे टू डे लाइफ में यूज होता है, उसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं। इन शॉर्ट इतना समझो, क्योंकि वर्किंग कैपिटल ना बहुत ही डीप में आगे के लेक्चर्स में बताया जाएगा। 12th में आपको समझाया जाएगा वर्किंग कैपिटल क्या होता है, ये सारी चीजें। तो ये वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है डे टू डे लाइफ में जो सर्कुलेट होती है ना कैपिटल प्रोडक्शन लेवल पे, उसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो वो वर्किंग कैपिटल के लिए आप क्या करते हो, फाइनेंस लेते हो। किससे? बैंक से लेते हो। तो वर्किंग कैपिटल को रेज करने के लिए आप बैंक से फाइनेंस को बोरो करते हो, उसको कहते हैं प्री शिपमेंट फाइनेंस। फिर नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ये प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, अभी आपके पास में पैसे आ गई है, अगर आप खुद से ये गुड्स बनाते हो, मतलब जो एक्सपोर्टर है वो गुड्स को प्रोड्यूस करता है, तो वो क्या करेगी, एक्सपोर्टर वो गुड्स को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगी, प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देगी, उसको प्रोडक्शन ऑफ गुड्स कहते हैं। लेकिन अगर एक्सपोर्टर वो गुड्स का, जिस गुड्स का ऑर्डर आया है उनके पास, वो गुड्स प्रोड्यूस नहीं करता है खुद, तो एक्सपोर्टर क्या करती है, अपने लोकल मार्केट में, मानो भारत में मैं ये मार्कर को एक्सपोर्ट करने वाली थी, मेरे पास में मार्कर का ऑर्डर आया, बट मैं ये मार्कर को ना प्रोड्यूस नहीं करती, तो बट मैं एक्सपोर्ट करती हूँ। तो ये जो मार्कर है, अगर मैं खुद प्रोड्यूस नहीं करती तो मैं क्या करूंगी, अपने इंडिया के जो भी लोकल मार्केट में ये गुड्स को प्रोड्यूस करता होगा ना, उसको मैं ऑर्डर दूंगी और उससे मैं ये गुड्स को खरीदूंगी या फिर मैं इसको एक्सपोर्ट करूंगी। इसको कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। तो ये सारे काम एक्सपोर्टर के रहते हैं। ये ईसीजी, उसके बाद है ईसीजी। ईसीजी क्या होता है? ईसीजी का मतलब होता है एक्सपोर्ट क्रेडिट गुड्स कॉर्पोरेशन। एक ऐसा कवर, ईसीजी कवर एक ऐसा कवर रहता है जो ये बताता है कि अगर इंपोर्टर का कोई भी क्रेडिट गलत हुआ तो वो कौन पे करेगा, वो ईसीजी पे करेगा। अभी देखो ईसीजी जो पे करेगा वो कवर पे कौन करेगा, ईसीजी पे करेगा। लेकिन ये किस टाइप का रहेगा? देखो कभी कभी क्या होता है ना, बिल बनता है, तो इम्पोर्टर जो रहते हैं ना वो बिल बनाती है, तो अगर एक्सपोर्टर को वो बिल कवर नहीं हुआ तो वो बिल को कवर करने वाला ईसीजी का ऑपरेशन रहता है, वो करता है। अभी नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं,
अभी नेक्स्ट है पैकेजिंग। अभी देखो गुड्स को प्रोड्यूस किया, उसके बाद तो उसको पैकेज भी तो करेंगे, उसको पैकिंग भी होएगा, तो पैकिंग इतनी अट्रैक्टिव करता है एक्सपोर्टर। पैकेजिंग में ये सारी चीजें आती है, जो ऐसी पैकिंग करो जो उसका क्वालिटी है ना वो ना प्रिजर्व रहे, मतलब उसको क्वालिटी के साथ कुछ भी हेरा फेरी ना हो, तब एक्सपोर्ट करते हैं। उससे क्या होता है, वो ना सामने वाले कंट्री में जो इंपोर्ट कर रहा है उसके यहाँ पे अपना इंप्रेशन जो रहती है अच्छा बनती है, और फिर वो अपना क्लाइंट लॉयल बनता है। नहीं तो फिर क्या होगा, अगर आप दिखा रहे हो कुछ, कर रहे हो कुछ, तो गड़बड़ होती है मामला। तो ये पैकेजिंग में गुड्स की पैकिंग करना, फिर उसका ग्रेड के हिसाब से छांटना, ये सारे काम एक्सपोर्टर का रहता है। और फिर उसके क्वालिटी को प्रिजर्व करके रखना, वो भी पैकेजिंग में आता है। तो ये पैकेजिंग हो गया। फिर जीएसटी फॉर्मेलिटीज। फिर एक्सपोर्टर क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, उसका जो भी फॉर्मेलिटीज रहते हैं उसको फुलफिल करना, वो भी एक्सपोर्टर की काम रहते हैं। बहुत सारे प्रोसीजर्स रहते हैं, जीएसटी नंबर मिलता है इसके लिए, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देनी पड़ती है, उसके बाद जीएसटी नंबर लेना। तो ये जीएसटी फॉर्मेलिटीज जो भी रहती है जीएसटी के मामले में, वो सारे जीएसटी का फॉर्मेलिटीज, सारे डॉक्यूमेंट, सब एक्सपोर्टर का काम रहता है। फिर रहता है मराइन इंश्योरेंस। मराइन इंश्योरेंस क्या होते हैं, अभी देखो मराइन इंश्योरेंस, आप तीन टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, एक लाइफ इंश्योरेंस, एक फायर इंश्योरेंस, एक मराइन इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस लाइफ के ऊपर रहता है, फायर मतलब फायर से कोई भी नुकसान हुआ तो वो इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट करता है। मराइन इंश्योरेंस में ना आपके शिप से रिलेटेड रहता है, मतलब एक एक्सपोर्टर अपने शिप का भी इंश्योरेंस करवाता है। अगर शिप में कुछ भी गड़बड़ हुआ तो ये जो भी नुकसान होएगा, जो भी गुड्स की नुकसान होएगी उनका, वो कौन कंपनसेट करेगा, इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट करेगा। एक एक्सपोर्टर को अपने मराइन इंश्योरेंस करवानी पड़ता है अगर शिपमेंट वाली कोई भी गुड्स का एक्सपोर्ट करता है वो। तो क्यों, क्योंकि एक वो फिर ना इंपोर्टर का भी नुकसान नहीं होता, एक्सपोर्टर का भी नहीं रहता, फिर ये ना सिक्योरिटी के लिए रहता है, जिससे आपका लॉस कवर होएगा, ऐसा एक अश्योरेंस रहता है उनके पास में। तो उसको मराइन इंश्योरेंस कहते हैं। ये मराइन इंश्योरेंस करवाना किसका काम है, एक्सपोर्टर का। इंपोर्टर थोड़ी ना आएगा, इंपोर्टर बोलेगा क्या आपका शिपमेंट का इंश्योरेंस मैं करूंगा, उसका प्रीमियम मैं भरूंगा, नहीं, एक्सपोर्टर का काम है वो। उसके बाद है C&F एजेंट। C&F एजेंट क्या होता है, C&F मतलब क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। ऐसे एजेंट जो ये सारे प्रोसीजर को, ऑर्डर लेना, ऑर्डर को पूरा कर, मतलब ऑर्डर लाना, फिर ऑर्डर को वो शिपमेंट तक पहुंचाना, फिर शिप डिलीवर करना, ये सारे काम जो रहता है, जिसका रहता है वो, उसी को C&F एजेंट कहते हैं, फॉरवर्डिंग एजेंट कहते हैं। उससे क्या होता है, एक्सपोर्टर जो रहता है ना, एक्सपोर्टर अगर ये एजेंट को हायर कर लिया तो एक्सपोर्टर ना मेन काम पे ना ध्यान दे पाता है, मतलब गुड्स को एक्सपोर्ट करने के काम पे वो ज्यादातर ध्यान दे पाता है, उसका कोर बिजनेस जो रहता है उस पर ध्यान दे पाता है। तो ये था प्री शिपमेंट स्टेज। अभी हम थर्ड स्टेज पढ़ेंगे, शिपमेंट स्टेज क्या होती है। ये थर्ड स्टेज है, शिपमेंट स्टेज। शिपमेंट स्टेज किसको कहते हैं, जब आप शिप पे अपने गुड्स को लोड करते हो ना, उसके उस टाइम पे आपका क्या क्या काम है, आपका एक एक्सपोर्टर होने के वजह से आपका क्या काम है, क्या करना चाहिए। तो इसका फर्स्ट है प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स। गुड्स का प्रोसेस जो भी हुआ है, जो मतलब प्रोड्यूस करने से लेकर डिलीवरी तक, पैकेजिंग तक जो भी काम है, उसको ना वेरीफाई करना, वो किसका काम है, एक एक्सपोर्टर का काम है, जो उसका गुड्स जो है अच्छी तरह से प्रोसेस हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसको वेरीफाई कौन करता है, एक्सपोर्टर करता है। फिर है एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स। एग्जामिनेशन मतलब ऑफ अ गुड्स, इसका मतलब क्या है, गुड्स को ना चेक करने का काम किसका रहता है, एक्सपोर्टर का ही। क्या चेक करना, मतलब गुड्स को
गुड्स को ये चेक करना कि इंपोर्टर ने जिस टाइप का गुड्स मंगाया था और जितना मंगाया था उतना है या नहीं है, उस हिसाब से है या नहीं, जिस हिसाब से इंपोर्टर को चाहिए था अपना गुड्स। वो काम किसका रहता है? वो काम रहता है एक्सपोर्टर का। फिर थर्ड है लोडिंग ऑफ गुड्स। लोडिंग ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है? शिप पे गुड्स को लोड करना और फिर एक्सपोर्ट करना। ये काम किसका है? ये शिपमेंट स्टेज का है। कौन करता है? एक्सपोर्टर करता है। शिपमेंट स्टेज में तीन है। एक प्रोसेस अच्छी तरह से हुआ या नहीं गुड्स, उसका वेरीफाई करना, फिर एग्जामिन करना, मतलब गुड्स को चेक करना जिस हिसाब से एक्सपोर्टर को चाहिए था, जितना क्वांटिटी में चाहिए था उतने क्वांटिटी लोड हो रहा है या नहीं। और लोडिंग ऑफ अ गुड्स, लोड करना गुड्स को, वो किसका काम है? एक एक्सपोर्टर का काम होता है शिप पे गुड्स को लोड करना। अभी नेक्स्ट स्टेप है पोस्ट शिपमेंट स्टेज। अभी देखो ये जो फोर्थ स्टेज है ना, पोस्ट शिपमेंट, मतलब शिपमेंट तो हो गया, हमने थर्ड स्टेज में देखा कि शिपमेंट स्टेज कहाँ पे खत्म होता है? लोड करने के बाद गुड्स को अगर आपने शिप पे लोड कर दिया तो आपका थर्ड स्टेज कंप्लीट हो जाता है। लेकिन फोर्थ स्टेज क्या है? पोस्ट शिपमेंट स्टेज। मतलब शिपमेंट होने के बाद, लोड करने के बाद आपका क्या क्या फर्ज बनता है एज अ एक्सपोर्टर, आपका क्या काम है? तो इसका फर्स्ट पॉइंट है शिपमेंट एडवाइस। ये जो है शिपमेंट एडवाइस, ये कैसा चीज है? ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो ये बताती है जो आपका शिप पे गुड्स लोड हो चुके हैं, मतलब वो सारे लिस्ट रहता है इस डॉक्यूमेंट में। कैसा लिस्ट रहता है? जो कौन कौन से गुड्स को आपने लोड किया उस नाम का लिस्ट रहता है, आपका गुड्स कितने क्वांटिटीज में है उसका लिस्ट रहता है, ये सारे डॉक्यूमेंट रहता है जो आपने शिपमेंट पे दिया है उसका बिल, सारे बिल्स, सारे डॉक्यूमेंट, सारे लिस्ट, उसको कहते हैं शिपमेंट एडवाइस। आपको ये शिपमेंट एडवाइस बनानी पड़ती है। उसके बाद रहता है प्रेजेंटेशन ऑफ शिपमेंट। प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, कहाँ पे प्रेजेंट करता है एक्सपोर्टर ये सारे डॉक्यूमेंट को? वो सारे लिस्ट, वो शिपमेंट एडवाइस जो है, जो ये बिल सारे चीजें है, वो डॉक्यूमेंट कहाँ पे प्रेजेंट करता है? वो बैंक को प्रेजेंट करता है जिससे बैंक वाले उनको पेमेंट दे सके। बैंक वाले क्या करते हैं? हम एज एक्सपोर्टर मैं वो सारे बिल लेकर जाऊंगी बैंक के पास और बैंक को दिखाऊंगी, तो देखो मैंने गुड्स को लोड कर दिया है। ये प्रूफ देखने के बाद ही बैंक वाले इंपोर्टर के बैंक से हमें पेमेंट देती है, जो हाँ तुमने एक्सपोर्ट कर दिया है और इतना इतना किया है तो तुम्हारा बिल जो भी रहेगा वो मैं पे करूंगा। तो बैंक वाले पेमेंट देती है एक्सपोर्टर को, तो उसके लिए उनको ना प्रेजेंटेशन करना पड़ता है, वो बैंक को वो सारे डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ता है जिससे उनको पेमेंट मिल सके। फिर थर्ड पॉइंट है रियलाइजेशन ऑफ इंसेंटिव्स। रियलाइजेशन ऑफ इंसेंटिव्स ये क्या है? ये ना ऐसी सारी चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, मतलब रियलाइज करते हैं, जो मतलब पूरा जो एक्सपोर्ट हो रही है ना उन सारे डॉक्यूमेंट को, सारे चीज को अच्छी तरह से एनालाइज करना। वो सारी चीज को एनालाइज करने के बाद वो क्या होता है? इंसेंटिव्स कौन देता है? वो कंसर्न गवर्नमेंट देता है। मतलब कुछ चीजों पे ना गवर्नमेंट क्या करती है? छूट देकर रखती है एक्सपोर्टर के लिए, कुछ डिस्काउंट देती है। ये सारी चीज का मतलब क्या है? आपने जो पे किया है, जो खर्च किया है, वो सारी चीज का कुछ हिस्सा, कुछ पैसे आपको वापस आ जाती है, तो उसको रियलाइजेशन ऑफ इंसेंटिव्स कहते हैं। वो कौन देता है? गवर्नमेंट देता है। कौन सा गवर्नमेंट? उस कंसर्न गवर्नमेंट, मतलब जो एक्सपोर्टर से रिलेटेड काम करता है जो गवर्नमेंट,
वो गवर्नमेंट उनको छूट देती है, तो उसको कहते हैं रियलाइजेशन ऑफ इंसेंटिव्स। अभी लास्ट पॉइंट है फॉलो अप। फॉलो अप क्या है? आपने शिपमेंट पे सब कुछ डाल दिया और आपका ड्यूटी नहीं खत्म हो जाती। ये सारे चीज करने के बाद, ये सारी चीज तो आप अपने लिए कर रहे हो ना, पेमेंट मिलेगा, ये सारी चीजें। इंपोर्टर के लिए फॉलो अप करना मतलब इंपोर्टर से कांटेक्ट में रहना जब तक उनका डिलीवरी ना हो जाए। ये सारी चीजें पूछना शिपमेंट के बाद, जो आपको आपका गुड्स मिला या नहीं मिला, आपका गुड्स वैसे ही मिला जैसा आपको चाहिए था, आपके गुड्स में कोई नुकसान तो नहीं है, आपको टाइम पे डिलीवरी हुआ या नहीं हुआ, ये सारे चीज को पूछना एज एक्सपोर्टर मेरा काम है, मेरा ड्यूटी है इंपोर्टर से बात करना और उनकी एडवाइस लेना। तो ये था लास्ट स्टेज, पोस्ट शिपमेंट स्टेज। आज हमने देखा कि एक्सपोर्टर का स्टेजेस क्या है प्रोसेस करने के लिए। हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इंपोर्टर का क्या क्या होता है प्रोसेस। तो अगर कुछ क्वेरी हो तो कमेंट करें, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।